केंद्र में लोकसभा, इनके जो अध्यक्ष होते हैं उनके कार्य समान है। लोकसभा के अध्यक्ष के जो कार्य हैं वो ही राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष के होते हैं। इसलिए आपको ये लोकसभा अध्यक्ष के कार्य अच्छी तरह याद करने हैं ताकि विधानसभा अध्यक्ष के कार्य भी हो जाए। तो ये जो धन विधेयक होता है, धन संबंधी, अगर सरकार जो है आपके संसद से अनुदान मांग प्राप्त करना चाहती है या जो आपके अतिरिक्त मांग करती है, तो इससे संबंधित जो भी विधेयक रखे जाते हैं उन्हें धन विधेयक कहा जाता है। और बजट होता है वो भी एक तरह से धन विधेयक होता है। ये बजट और अन्य जो आपके अनुदान मांगों संबंधी विधेयक होते हैं वो लोकसभा में रखे जा सकते हैं और इनका निर्धारण जो आपके अध्यक्ष ही करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। फिर छठा आपके कि मतदान के बाद परिणाम की घोषणा करता है। किसी विधेयक पर या किसी प्रस्ताव पर मतदान करवाने के बाद में जो अध्यक्ष होता है वो ही गणना करवाता है मतदान की, और परिणाम क्या आया, विधेयक के पक्ष में परिणाम रहा या विपक्ष में, अर्थात वोट जो है आपके विधेयक के पक्ष में ज्यादा रहे या विधेयक के विरुद्ध में ज्यादा रहे, इस बात की घोषणा भी जो आपके अध्यक्ष ही करता है। देखो अगला आपके उसे निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। वैसे देखा जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष किसी विधेयक पर मतदान नहीं करता, लेकिन जब वो किसी विधेयक पर मतों की गणना करवाता है और मतों की बराबर संख्या विधेयक के पक्ष में और विपक्ष में बराबर संख्या होती है, तो ऐसी स्थिति में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। अर्थात ऐसी स्थिति में अध्यक्ष का मत ही जो है उस विधेयक के बारे में निर्णय करता है कि वो विधेयक पारित होगा या विधेयक गिर जाएगा। आठवां है वह सदन की कार्यवाही में से असंसदीय या अशिष्ट शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है। ऐसे शब्द जो संसदीय आधार पर उचित नहीं है या जो शब्द जो है शिष्टाचार के विपरीत है, ऐसे शब्दों को सदन की कार्यवाही में से निकालने का निर्देश वह दे सकता है। इसके अलावा वह दल बदल संबंधी याचिकाओं पर निर्णय देता है। जब किसी दल का सदस्य अपने दल को छोड़ करके दूसरे दल में चला जाता है तो उसे दल बदल करना कहते हैं। तो इससे संबंधित जो याचिकाएं प्राप्त होती है अध्यक्ष को, उन याचिकाओं पर भी जो है निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को ही होता है। इसके अलावा देखो आपके लोकसभा का अध्यक्ष संसद और राष्ट्रपति के बीच में संपूर्ण जो पत्र व्यवहार होता है वो करने का कार्य भी अध्यक्ष का ही होता है। संसद की जो कार्यवाहियां होती है, संसद से संबंधित जो भी बातें होती है राष्ट्रपति को उनसे अवगत कराना लोकसभा अध्यक्ष का ही कार्य होता है। राष्ट्रपति क्या निर्देश देता है उनके बारे में, उनसे जो है संसद को अवगत लोकसभा अध्यक्ष ही करवाता है। ये थी आपके लोकसभा के पदाधिकारियों की कार्य और शक्तियां। फिर है आपके राज्यसभा की संरचना और संगठन। देखो राज्यसभा और लोकसभा की संरचना समान सी है, केवल इसमें जो आपके मेन बिंदु है, मुख्य बिंदु है वो समान है और इनका जो वर्णन है उसमें थोड़ा अंतर है, तो इसको आपको समझना है। देखो आपके मैंने बताया था कि राज्यसभा जो है हमारी संसद का द्वितीय सदन है, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है तथा ये वरिष्ठ सदन भी कहलाता है। इसकी रचना निम्न प्रकार से होती है। पहली बात जो बिंदु है आपके वही आता है लोकसभा वाला, कि लोकसभा की रचना में भी पहले जो आपकी सदस्य संख्या थी इसमें भी वही आएगी आपकी सदस्य संख्या। तो देखो हमारे संविधान के अनुसार जो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250 हो सकती है। वर्तमान संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 ही है। इन 245 में 233 सदस्य तो जो आपके विभिन्न राज्य हैं उन राज्यों की विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य जो है आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो ऐसे सदस्य होते हैं जो कला, साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखते हैं या विशेष जानकारी रखते हैं। इसके बाद में आती है इसके बाद में अगला बिंदु है आपके वो है निर्वाचन। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन अभी बताया था आपको मैंने
कि विभिन्न राज्यों और संघीय जो क्षेत्र है उन संघीय क्षेत्रों की जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और इनके निर्वाचन की जो विधि है वो आपके आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति है। और इसी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति, इसी पद्धति से जो आपके राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, इसी पद्धति से हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। फिर आपके सदस्यों की योग्यताएं, तो देखो आपके राज्यसभा के सदस्यों की वे ही योग्यताएं हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए आवश्यक है। केवल आयु का अंतर है, आपके लोकसभा के सदस्य के लिए आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के सदस्य के लिए आयु 30 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। बाकी वो योग्यताएं हैं, पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो, दूसरी उसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, तीसरी वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, चौथी वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। फिर आपके सदस्यों का कार्यकाल, तो देखो आपके राज्यसभा हमारी संसद का एक स्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, केवल इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और इसके 1/3 सदस्य अर्थात 3 में से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। फिर आता है आपके इसके पदाधिकारी, तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 89 है, उसमें राज्यसभा के 2 पदाधिकारियों की व्यवस्था की गई है। एक तो राज्यसभा का पदाधिकारी सभापति कहलाता है और दूसरा उपसभापति कहलाता है। तो 2 आपके इसके पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जिसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पद से ही सभापति होता है, इसलिए इसे पदेन सभापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कहा जाता है। उपसभापति होता है राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को जो है आपके राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित कर लेते हैं। तो राज्यसभा का उपसभापति जो है राज्यसभा का सदस्य होता है, इसलिए उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का। जबकि इसका सभापति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसलिए इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष ही होता है। तो ये थे आपके राज्यसभा की संरचना।